सवाल यही है कि एकनाथ शिंदे को भी जनता ने जिताया, ये कम है, ये सच है कि उनकी सीटें साथ ही आई, वोट परसेंटेज भी उनका कम था, लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छी थी। तो गद्दार वाली थ्योरी और जो पूरी एक वहां पर हमला इसी बात को लेकर हुआ था, वो चिपका नहीं शिंदे के साथ। अजीत पवार लेकिन खामियाजा भुगत गए। देखिए, अजीत पवार की छवि एक बहुत ही चालाक नेता की है, उसकी कीमत वो अदा कर रहे हैं। कोई आदमी आज उनको ट्रस्ट करने के लिए तैयार। एकनाथ शिंदे जब तक शिवसेना में थे, उद्धव ठाकरे के करीबी थे, तब तक उनकी ऐसी छवि नहीं थी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी ऐसी छवि नहीं बनी। तो एक तरीके से उनके अंदर एक इनोसेंस भी दिखता है। और लेकिन अभी जो इसका जो असली खेल है वो फाइनल अभी होना बाकी है। दूसरी चीज जो हमें समझनी चाहिए कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे कभी भी पूरे महाराष्ट्र के एक छत्र नेता नहीं थे, वो एक खास इलाके के नेता थे, वहां के नेता माने जाते थे। इसीलिए बाला साहब ठाकरे की धमक होने के बावजूद भी कभी अपने बल पर शिवसेना वहां सरकार नहीं बना पाई। उसको हमेशा बीजेपी के बैसाखी की जरूरत पड़ी, या बीजेपी शिवसेना को दोनों साथ मिलकर लड़ना पड़ा, या आज की तारीख में एनसीपी या कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ती। तो वो एक क्षेत्र में भी एक उप क्षेत्र के नेता एक तरीके से थे। जहां तक महाराज इस विधानसभा चुनाव का है, दरअसल असली विरासत की जो लड़ाई होगी वो इसमें ही तय होगी, क्योंकि महाराष्ट्र मराठी अस्मिता, बाला साहब ठाकरे की विरासत, उसको लेकर होगी। मेरा अभी भी मानना है कि उनकी विरासत को अगर कोई बढ़ा सकता है या बढ़ाते हुए देखा जाएगा तो उद्धव ठाकरे परिवार को ही होगा। वो एकनाथ शिंदे में तो कम से कम नहीं जाती दिखाई। चलिए, क्या संजय जी आप इससे सहमत हैं? लेकिन उससे पहले एक जानकारी मैं देना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि कैसे साल दर साल चुनाव होते होते अचानक शिवसेना, जो एक वक्त पर बड़े भाई थी, वो बीजेपी की छोटा भाई वहां पर बन गई। शिवसेना पहले लड़ती थी, ये 1990 से लेकर 2004 तक की बात है, 169 लगभग 170 सीट्स पर शिवसेना लड़ती थी, और 100 से 112 सीटों पर बीजेपी लड़ती थी। फिर साल 2009 तक आ जाइए, 160 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ी और 119 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी। लेकिन 14 आते आते बीजेपी 260 सीटों पर, जबकि शिवसेना जो है 160 और 100, ऐसे तो कुल मिलाकर धीरे धीरे 14-19 आते आते मामला फिसल गया और बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने लगी। तो ये कहानी जो पलटी है, शिंदे साहब आपको कहां दिख रहे हैं? क्योंकि हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे कि शिंदे गुट 80 से 90 सीटों पर लड़ सकता है, अजित पवार गुट 35 से 45 सीटों पर लड़ सकता है। तो सबसे बड़ा केक जो है, पाई जो है, वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ संजय जी दिख रहा है। नहीं, मुझे लगता है स्वाभाविक है। चुनाव की घोषणा, डेट की आज घोषणा नहीं भी होती तो अगर हम चर्चा कर रहे होते तो हम यही कहते कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी बीजेपी की होगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त बीजेपी साफ दिखाई पड़ती है, और बीजेपी के सामने मुकाबला किसी भी पार्टी का 1 to 1 नहीं है। और अगर आप महायुति को देखें तो उसमें शिंदे ग्रुप का दूसरी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और जो अटकलें लगाई जा रही हैं 80 से 90 सीटें, स्वाभाविक लगता है कि उनके पास 80 से 90 सीटें होंगी, और अजीत पवार का ग्रुप जो है उसे सबसे कम सीटें मिलेंगी। तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि अगर सीटों का बंटवारा इस तरह। शिंदे साहब विरासत संभालेंगे या नहीं, इस पर आपका छोटा सा जवाब। मुझे लग रहा है कि आपने जिस बात का जो प्रश्न उठाया कि क्यों एक गद्दार की छवि उनकी बनाने की कोशिश की गई लेकिन वो चिपकी नहीं, क्योंकि उनकी जिस तरह से पॉलिटिकल जर्नी रही है, वो सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुए। उनकी जैसी पॉलिटिकल जर्नी रही है, जिस तरह से नैरेटिव है कि भाई कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, एक मामूली परिवार से आए और आज मुख्यमंत्री बने, इस वजह से मुझे लगता है कि जो गद्दार वाली छवि है उन पर चिपकी नहीं। ठीक है, आपको क्या लगता है इस पर? और क्या अगर बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ती है, ज्यादा उनकी सीट्स आती है, तो सीएम बीजेपी का हो सकता है, मतलब फडणवीस जी की लॉटरी लग सकती है? देखिए, जो गद्दार वाली बात है उसकी असली लड़ाई कसौटी अब होगी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में चुनाव उद्धव ठाकरे बनाम शिंदे नहीं था, चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी था या नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस था। वहां जो मोदी फैक्टर है लोकसभा चुनाव में, उसका फायदा शिंदे साहब को मिला। ये बात अभी साहिल जोशी भी कह रहे थे कि जो बीजेपी का वोट है वो सीधा ट्रांसफर हुआ। अब जब लोकसभा में उद्धव ठाकरे बनाम शिंदे सीधा चुनाव होगा और उद्धव ठाकरे अपनी इमोशनल अपील करेंगे कि हमारे साथ गद्दारी की गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी छीनी गई और छीन करके शिंदे साहब ने ली, तो ये महाराष्ट्र के मतदाताओं को, खासकर जो शिवसेना का जो मतदाता वर्ग है, वो ये तय करेगा कि शिवसेना असली उद्धव ठाकरे की है या शिंदे की है। ये लड़ाई, ये परीक्षा मेरे हिसाब से अब विधानसभा चुनाव में होगी। और जब बीजेपी जब ज्यादा सीटें लड़ेगी तो जाहिर है अपने सहयोगियों की तुलना में ज्यादा सीटें जीतेगी भी, और उसके बाद बीजेपी के भीतर एक मांग उठेगी कि अगर सरकार बनने की स्थिति आती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, उस स्थिति में शिंदे साहब क्या है। लेकिन अभी तो सीट बंटवारा हो जाए, दोनों ही तरफ से पुख्ता तौर पर ऐलान होना बाकी है। अभी रफ एस्टिमेट ही लग रहा है, जिसमें शिंदे गुट को 80 से 90, अजित पवार गुट को 35 से 45 सीट्स मिल सकती हैं। वहीं अगर आप महाविकास आघाड़ी को देखें तो जो यूबीटी गुट है वो लगभग 100 सीट पर,
कांग्रेस पार्टी लगभग 100 पर, वहीं शरद पवार की जो एनसीपी है उसको 80 से 85 सीटें 288 सीटों में से मिल सकती है। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। ब्रेक के उस पार भी इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। दोनों ही राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में 23 नवंबर को काउंटिंग होगी, पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है। लेकिन महाराष्ट्र में एक फेज में होनी है वहां पर वोटिंग 20 तारीख को, और उसके बाद से 13 और 20 नवंबर को होनी है झारखंड में। एक प्रश्न, अगर हमारे साथ हमारे कोई सहयोगी जुड़े हुए हैं तो जरूर दिखाइएगा, लेकिन एक प्रश्न आशुतोष जी बहुत बड़ा है, और वो ये है कि महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो पिछली बार, ये मैं इस बार की बात नहीं कर रही हूं, मैं पिछले बार के विधानसभा रिजल्ट्स पे बोल रही हूं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की सीटों के साथ सबसे कद्दावर सीएम और लोकप्रिय सीएम के तौर पर उभरे थे, से कोई इनकार नहीं कर सकता है। मुझे आज भी याद है ग्राउंड पर जब हम लोग कवरेज करने जा रहे थे तो ज्यादातर लोग सीएम के तौर पर उन्हीं को देख रहे थे। लेकिन फिर पार्टी का डिसीजन था, शिंदे साहब आए थे तो उनको बनाना ही था, इनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया और वो उस रोल में फिर फिट बैठे। ये स्टोरी जो है, शिंदे एज सीएम, फडणवीस एज डेप्यूटी, ये आप आगे कैसे ट्रांसलेट होती है? ये स्टोरी वर्केबल नहीं है। ये टाइम बाउंड के लिए तो ठीक बन जाती है। देवेंद्र फडणवीस को भी अपना करियर देखना है, और अभी ये यंग है, मेरे ख्याल से 52-55 साल की उनकी उम्र होगी, 20 साल का करियर उनके सामने पड़ा हुआ है। क्या वो एकनाथ शिंदे जिनको वो अपना जूनियर समझते थे, या राजनीति में जिनको अपने से कमतर समझते थे, क्या वो उनके जूनियर रहना वो पसंद करेंगे? और ये बहुत कुछ तय करेगा। इसलिए मुझे इस बात की भी आशंका है कि ऐसा ना हो एक दूसरे के खिलाफ भीतरघात भी हो। शिंदे को बनाने का जो फैसला था उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये, क्योंकि बीजेपी हमेशा इस बात को समझती थी कि उनके पास कोई बड़ा मराठा नेता नहीं है जो शरद पवार को चैलेंज कर सके। उस इलाके में अगर कहीं उनको वोट मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र के अखिल महाराष्ट्र पार्टी हो सकती है। शायद वो एक बड़ा कारण होगा। लेकिन राजनीति के अंदर दो बड़े नेता आज की तारीख में खड़े हुए हैं और दोनों को लगता है कि उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। के लिए बधाई देता हूं। उमर जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है कि कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के जो भरोसे के साथ उन्हें जिम्मेदारी मिल रही है वो जिम्मेदारी निभाएंगे और प्रदेश को और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे लेके जाएंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को बधाई संदेश देते हुए आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे। लेकिन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना था उसमें मिल्कीपुर सीट छोड़कर सभी सीटों पर 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग होगी। लेकिन महाराष्ट्र की एक बात बताते हुए हम ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके उस पार नॉन स्टॉप कवरेज आप जरूर देखिएगा। विदर्भ का अगर आप पूरा इलाका देखें, क्योंकि महाराष्ट्र को अक्सर 6 हिस्सों में बांटकर देखा जाता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। लेकिन पारंपरिक रूप से अगर आप देखें तो 35 सीटें जो उत्तर महाराष्ट्र की है वहां पर 20 सीटों के साथ बीजेपी जबरदस्त अपना वर्चस्व रखती है। ऐसे में अन्य इलाकों की पूरी लड़ाई होती रहेगी, जिसमें वेस्टर्न महाराष्ट्र भी है। मराठवाड़ा में वहीं पर आप देखिए तो शिवसेना यूबीटी गुट 15 पर और कांग्रेस 14 पर, तो यहां पर उनका पलड़ा भारी दिखता है।